जगदीप धनखड़ भारत के हैं 12वें उपराष्ट्रपति, 13वें उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति, 15वें उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व में इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लखनऊ विश्वविद्यालय नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नैक रैंकिंग से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक से A++ ग्रेड प्राप्त किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला यूपी का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन सही है। बाद बाकी बी, सी और डी ये तीनों ही गलत हैं। नैक की बात करें तो नैक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 53वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलिकट झील से, चिल्का झील से, कोल्लेरू झील से, बेमना झील से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अवस्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है। यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? मन्नामाला, कलसुबाई, डोड्डा बेट्टा, अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है प्रायद्वीपीय भारत की डोडा बेटा है और डोडा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला अनाईमुडी। 55वां प्रश्न है, मालवी चमत्कार प्रजाति है बैंगन की, चावल की, दाल की, अमरूद की। मालवी चमत्कार जो है अरहर की एक प्रजाति है। अरहर जो है खरीफ मौसम की फसल है। इसको अरहर या फिर तुर के नाम से भी जाना जाता है। अरहर की फसल चने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। विश्व में अरहर की खेती के मामले में भारत पहले स्थान पर है, यानी अरहर के उत्पादन के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? गुस्तावो पेट्रो, इवान ड्यूक मार्केज, जुआन मैनुअल सेंटोस, अल्वारो उरिबे वेलेज। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 57वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य में भाग लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। इस फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आवेदक को हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनितों को 50,000 रुपये नहीं बल्कि 30,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन यह भी गलत है। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला 1 तथा 2। 58वां प्रश्न है, चिसापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। चिसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है जो कर्नाली नदी द्वारा निर्मित है।
यानी इसका निर्माण कर्नाली नदी करती है। गार्ज की बात करें तो एक गार्ज पहाड़ियों या पर्वतों के बीच स्थित खड़ी चट्टानी दीवारों वाली एक संकरी घाटी होती है। गार्ज शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द है, इसका अर्थ होता है गला या गर्दन। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 59वां प्रश्न है, अभिकथन पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंग है। कारण पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भूकंपी तरंगें मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो भूगर्भिक तरंगें और दूसरी होती हैं पृष्ठीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें जो हैं उद्गम केंद्र पर ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती हैं। भूगर्भिक तरंगें सतह की चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और तरंगों के समूह उत्पन्न करती हैं। इन्हें पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगें और एस तरंगें। देखिए, पी तरंगें जो हैं तेजी से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं। इसी वजह से इनको प्राथमिक तरंग या फिर इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। पी तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों की समान होती है और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं। पी तरंगें तरंग की दिशा के समानांतर गति करती हैं, यानी ये तरंगों की दिशा के समानांतर गति करती हैं। एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगें जो हैं कुछ समय अंतराल के साथ धरातल पे पहुंचती हैं, यानी ये पी तरंगों के बाद एस तरंगें पहुंचती हैं। इसी वजह से इनको द्वितीयक तरंग या फिर इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। देखिए, एस तरंगों की प्रकृति जो है प्रकाश तरंगों की समान होती है और ये केवल ठोसों में गति कर सकती हैं। एस तरंगें और पृष्ठीय तरंगें प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। यानी एस तरंगें और पृष्ठीय तरंगें ये हैं, ये दोनों ही जो हैं प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। तो यहां पर आपका कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि कारण में लिखा हुआ है कि पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, जो कि गलत है। लेकिन यहां पर अभिकथन बिल्कुल सही है। चाहे एस तरंगें हों या पृष्ठीय तरंगें हों, ये दोनों ही हानिकारक हैं। एस तरंगें जिन पदार्थों से गुजरती हैं उसमें गर्त और संघ बनाती हैं, वहीं पृष्ठीय तरंगें जो हैं ये एस तरंगों से भी ज्यादा हानिकारक हैं। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण गलत है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 59 का बी वाला, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। नहरों की भूमि पाकिस्तान, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। देखिए, पाकिस्तान को नहरों की भूमि वाला देश कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा की भूमि जो है म्यांमार को कहा जाता है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। जो एड्रियाटिक सागर है इसकी वजह से इसको एड्रियाटिक की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी बोला जाता है और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 61वां प्रश्न है, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाली फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पहला वाला सही है। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाली फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% नहीं बल्कि 25% सब्सिडी दी जाती है, जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, केवल एक। 62वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। बिजनौर, चित्रकूट, लखनऊ, बलरामपुर। देखिए, टेबल टॉप हवाई अड्डा एक पठार या पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवाई अड्डा होता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं। सहजीवन, जल, भूवैज्ञानिक अध्यय स्तर,
गैर हरे पौधे। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पर्यावरण के जैविक घटकों में संयंत्र, गैर हरित पौधे, अपघटक, परजीवी, सहजीवी, पशु और मनुष्य शामिल हैं। तो सहजीवन और गैर हरे पौधे ये दोनों ही जैविक घटक हैं। वहीं अजैविक घटकों में ऊर्जा, विकिरण, तापमान, जल, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण बल, स्तराकृति, मृदा और भूगर्भिक अधः स्तर ये सभी जो है अजैविक घटकों में आ जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला 1 तथा 4। 64वां प्रश्न है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। काली मृदा दक्कन के अधिकांश पठारों को कवर करती है। काली मृदा बहुत लंबे समय तक नमी को बरकरार रखती है। काली मृदा को रेगुर मृदा या फिर इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर होती है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। लवणी मृदा की बात करें, देखिए लवणी मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक बड़ा अनुपात होता है। लवणी मृदा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में और जलभराव और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणी मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है बी वाला। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। राजस्थान वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। राजस्थान की भारत के दाल उत्पादन में 19% की हिस्सेदारी है। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पर एमपी आता है। एमपी की दाल उत्पादन में 18% की हिस्सेदारी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 66वां प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को, 10 अगस्त को, 16 अगस्त को, 16 अप्रैल को। गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा और वन विभाग के सहयोग से जंगल सफारी के गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, न कि पर्यावरण मंत्री। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है आपका केवल 1। 68वां प्रश्न है, वितिलेबू वानुआलेबू द्वीप हैं ग्रेनाडा के, मॉरिशस के, न्यू गिनी के, फिजी के। वितिलेबू और वानुआलेबू ये दोनों ही फिजी के द्वीप हैं। देखिए फिजी में 333 द्वीप हैं, लेकिन फिजी की 87% जनसंख्या जो है इन दोनों द्वीपों पर केंद्रित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 69वां प्रश्न है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो है 53 कंट्रीज हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। विश्व के भूखंड को 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप का नंबर आता है। अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। चौथे पर आता है दक्षिण अमेरिका। 5वें पर आता है अंटार्कटिका। 6वें पे आता है आपका यूरोप और 7वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। अगर हम ऊंचाई के मामले में देखें तो विश्व में दक्षिण अमेरिका नहीं
बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई रखता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। चौथा वाला सही है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपका केवल 2 और 4 सही है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, 2 तथा 4। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? कोरियोलिस बल, हेडली सेल, अल नीनो या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। इनमें एक होते हैं प्राथमिक बल। प्राथमिक बल जो हैं ये जल की गति को प्रारंभ करते हैं, और दूसरे होते हैं द्वितीयक बल। द्वितीयक बल धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्राथमिक बलों में सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल शामिल हैं। तो कोरियोलिस बल ये प्राथमिक बल है जो महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल गति की दिशा के दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जल गति की दिशा के बाईं ओर प्रवाहित होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 70 का ए वाला। 71वां प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? वज्र प्रहार, नोमैडिक एलिफेंट, उदार शक्ति, संप्रीति। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जो अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार जो है ये भारत और यूएसए के बीच में होने वाला अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पुरस्कार दिए गए हैं और दूसरी तरफ वर्ष 2021 के प्राप्तकर्ता हैं। भारत भारती सम्मान, राहुल द्विवेदी, लोहिया साहित्य सम्मान, बुद्धिनाथ मिश्र, हिंदी गौरव सम्मान, डॉक्टर गिरिराज शरद अग्रवाल, पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान, रजनी गुप्ता। देखिए, भारत भारती सम्मान जो है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है, ना कि राहुल द्विवेदी को। तो यहां पर आपका ए वाला जो है ये गलत हो जाएगा। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को मिला है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरद अग्रवाल को मिला है। पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को मिला है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है ए वाला। 73वां प्रश्न है, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में वर्षा जल संचयन प्रणाली दी गई है। राजस्थान, देखिए राजस्थान में बोरिस, झालरा, जोहड़, नादिस, खडीन या कुंड, इन नामों से वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाई जाती है। तो बोरिस जो है राजस्थान की प्रणाली है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में डूंग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसको कुल या फिर कुही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बुंदेला टैंक, चंदेला टैंक, कटास या पट कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 4, 2, 1, 3। ये आंसर है आपका बी वाला। चौहत्तरवां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? कटीले वन, पर्वतीय वन, तटीय वन, मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नम और शुष्क में विभाजित किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? रेशम के प्रकार, प्रमुख उत्पादक, टसर, झारखंड, मूंगा, असम, ओक टसर, हिमाचल प्रदेश, सहतूत, बिहार। भारत में टसर रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में होता है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। मूंगा की बात करें तो मूंगा जो है सुनहरे पीले रंग का रेशम है और इसके उत्पादन पर भारत का एकाधिकार है। यानी भारत में रेशम की जितनी भी किस्म है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगा का होता है। मूंगा जो है असम राज्य का गौरव है, यानी असम में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। ओक टसर की बात करें तो ओक टसर रेशम का उत्पादन मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। सहतूत रेशम की बात करें तो सहतूत रेशम के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु
और जम्मू और कश्मीर है, तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है, यानी बिहार में इसका उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 76वां प्रश्न है, इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों या कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इस्माइल 75 पहल जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। इस्माइल का अर्थ होता है आजीविका और उद्यम हेतु उपेक्षित व्यक्तियों के लिए समर्थन। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल के तहत भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है, न कि 100 नगर निगमों की। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका थर्ड वाला सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया है, तो यहां पर आपका थर्ड वाला सही है। यहां पर आपका चौथा वाला सही है। इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों या कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है, तो यहां पर आपका 3 और 4 सही है, तो सही आंसर है आपका बी वाला। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है। पहला है, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 2 अगस्त 2022 को वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सम्मान और पुरस्कार की घोषणा की गई। इस संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, भारत भारती सम्मान के तहत जो दी जाने वाली सम्मान राशि है वो 8 लाख रुपए है। सेकंड वाला भी यहां पर सही है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान लखनऊ के राहुल द्विवेदी को दिया गया है, तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। यहां पर आपका आंसर होगा बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 78वां प्रश्न है, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वोस्तोक, तांग्यानिका, बैकाल, कैस्पियन सागर। देखिए, वोस्तोक की बात करें, वोस्तोक जो अंटार्कटिका में है, इसकी गहराई जो है 900 मीटर है। तांगानिका की बात करें तो तांगानिका जो है तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया में पड़ती है। इसकी गहराई जो है 1471 मीटर है। बैकाल जो है ये रूस में पड़ती है। इसकी गहराई 1637 मीटर है। कैस्पियन सागर जो है ये ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इनकी सीमाओं पर पड़ती है। इसकी गहराई जो है 1025 मीटर है। आपसे पूछा गया अवरोही क्रम, ये सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे गहरा जो है बैकाल है। बैकाल के बाद फिर तांगानिका है, फिर कैस्पियन सागर है, वोस्तोक है। यानी आंसर होगा आपका 3, 2, 4, 1। तो आंसर है आपका डी वाला। 79वां प्रश्न है, सूची 1 में पर्वत के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में उनके उदाहरण दिए गए हैं। वलित पर्वत, देखिए एंडीज जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, राइन घाटी जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत, भारत की जो गिरनार हिल है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किलिमंजारो पर्वत जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। यानी आंसर है आपका डी वाला। 80वां प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है या चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है? देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दक्षिण चीन सागर एक सीमांत समुद्र है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। दक्षिण चीन सागर चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया
और वियतनाम के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, तो सही आंसर है आपका बी वाला। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपने उत्कृष्टता साक्षरता कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता अवार्ड 2022 जीता है। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा प्रायोजित है और ये मातृभाषा आधारित साक्षरता विकास में योगदान को मान्यता देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर विकसित कर रही है? द 3C कंपनी, कॉनकॉर्ड प्रबंधन, हीरानंदानी समूह, पेरूम पेरूमनास। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को विमान मरम्मत का हब बनाने के लिए 4 डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। देखिए, ये पार्क जो है हीरानंदानी समूह की एक सहायक कंपनी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो योटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पार्क को डेवलप कर रही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? कावेरी, नर्मदा, लूनी, बराकर। अल्पकालिक नदी एक ऐसी नदी है जो केवल तभी बहती है जब वर्षा होती है या फिर बर्फ पिघलती है। शेष वर्ष के दौरान यह केवल एक सूखी नदी होती है जिसमें जल नहीं होता है। भारत में अल्पकालिक नदी का प्रमुख उदाहरण लूनी नदी है, जो अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अरावली नदी का उद्गम जो है पुष्कर के निकट इसकी 2 धाराएं निकलती हैं, जिसमें एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है साबरमती। तो ये 2 धाराएं निकलती हैं। ये दोनों धाराएं जो हैं गोविंदगढ़ नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं और यहीं से इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। तो आपका यहां पर सही आंसर है सी वाला। 84वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब 1 या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे कहा जाता है मानसून विराम, मानसून का निवर्तन, पश्चिमी विक्षोभ या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है या फिर 1 या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इस स्थिति को मानसून के विराम के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 85वां प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? चाय, कॉफी, मकई, चावल। अरेबिका और रोबस्टा जो है कॉफी की किस्में हैं। अरेबिका का बाजार मूल्य रोबस्टा कॉफी की तुलना में ज्यादा होता है। अरेबिका जो है एक हल्की कॉफी है, लेकिन इसके जो बीन्स हैं वो अधिक सुगंधित होते हैं। अरेबिका जो है अत्यधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। वहीं रोबस्टा की बात करें तो रोबस्टा जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उगाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? 25 जुलाई, 20 अगस्त, 20 जुलाई, 25 अगस्त। नवीकरणीय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस को पहली बार वर्ष 2004 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 87वां प्रश्न है, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? सफदरजंग, वजीर अली, शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक इमारत है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में लखनऊ के नवाब आसफउद्दौला ने करवाया था। इसी वजह से इसको आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। देखिए, बाड़ा का अर्थ होता है बड़ा, और एक इमामबाड़ा सिया मुसलमानों द्वारा आज़ादी के उद्देश्य से बनाया गया एक पवित्र स्थान है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला।
88वां प्रश्न है, ओट्रांटो जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? जावा सागर और इंडोनेशियाई सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, अंडमान सागर और चीन सागर, अराफोरा सागर और पापुआ की खाड़ी। आपके सामने यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ये मैप जो है मेडिटेरियन सी का ऊपरी भाग है, ये भूमध्य सागर का ऊपरी भाग है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इटली है, इटली के उत्तर पूर्व में एड्रियाटिक सी है और इटली के दक्षिण पूर्व में आयोनियन सी है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है। तो ओट्रांटो जलडमरू मध्य एड्रियाटिक सी और आयोनियन सागर के बीच में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? महाद्वीप, उच्चतम शिखर, उत्तरी अमेरिका, माउंट एकांकागुआ, ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोसिस्कुस्को, दक्षिण अमेरिका, माउंट मैकिनले, यूरोप, माउंट एल्ब्रूस। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर माउंट मैकिनले है, तो यहां पर आपका ई वाला गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम शिखर माउंट कोसिस्कुस्को है। दक्षिण अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है और यूरोप का सबसे उच्चतम शिखर माउंट एल्ब्रूस है। तो यहां पर आपका 2 और 4 सही है, तो सही आंसर है आपका डी वाला। 90वां प्रश्न है, वृत्त संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? वृत्त संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। हीव, फ्लो और स्लाइड वृत्त संचलन के 3 रूप हैं। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है और कोई भी भू आकृतिक कारक या भू आकृतिक एजेंट जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहर या धाराएं इसमें सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। ये वृत्त संचलन के लिए उत्तरदायी कारक जो है केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। हीव, फ्लो और स्लाइड ये वृत्त संचलन के 3 रूप हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला, केवल 2। 91वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है सिकल सेल एनीमिया को, बुबोनिक प्लेग को, प्रवाल विरंजन को, महासागरीय अम्लीकरण को। ब्लैक डेथ शब्द जो है बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है, जो वर्ष 1346 से लेकर 1353 के बीच में पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 92वां प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसे वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए लॉन्च किया गया था। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सी वाला, केवल 2। 93वां प्रश्न है, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सूर्य की किरणों को अवशोषित करने के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और यही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वैश्विक स्तर पर तापमान के वितरण का मुख्य कारक सूर्य तप है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, हेम सिंह पृथ्वी, राजेंद्र सिंह परोदा। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गेहूं की उच्च किस्म वाली बीजों का विकास किया, यानी हाई ईल्ड वैरायटी वाले गेहूं का इन्होंने विकास किया। उनके इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व
MS स्वामीनाथन ने किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 95वां प्रश्न है, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भारत वैश्विक स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चाय के उत्पादन के मामले में चीन जो है पहले स्थान पर आता है और भारत का स्थान दूसरा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चाय जो है एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। चाय की उचित वृद्धि के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो सही आंसर है आपका बी वाला, एक तथा दो दोनों। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? जिला, स्थापना वर्ष, बुलंदशहर 1823, संभल 1803, मथुरा 1804, अलीगढ़ 1997। देखिए, बुलंदशहर जो है 1823 में जिला बनाया गया है। संभल को जो है वर्ष 2011 में जिला बनाया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। मथुरा को 1804 में जिला बनाया गया है और अलीगढ़ को जो है 1803 में जिला बनाया गया है। तो यहां पर आपका चौथा वाला भी गलत है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 97वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? 1, 7, 9, 0। देखिए, एनसीआरबी के 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से यूपी में दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 है। यूपी में केवल एक सांप्रदायिक दंगा हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मिस्र, सऊदी अरब, यमन, लीबिया। देखिए, लाल सागर जो है अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की एक प्रवेशिका है। लाल सागर के सीमावर्ती देशों में मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। यहां पर जो है लीबिया इसमें शामिल नहीं है। लीबिया इससे अपना बॉर्डर टच नहीं करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 99वां प्रश्न है, अब कथन सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कारण मोजावी अणुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर सिलिकॉन वैली की। सिलिकॉन वैली यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र में एक क्षेत्र है जो दुनिया की कई सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और हजारों स्टार्टअप्स का घर है। सिलिकॉन वैली शब्द जो है 1971 में एक पत्रकार डॉन हाफलर द्वारा गढ़ा गया था। इस शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति जो है डॉन हाफलर हैं और तभी से शब्द यह प्रचलन में आया है। तो देखिए, अभिकथन पर अब हम लोग आते हैं। यहां पर सिलिकॉन वैली की बात नहीं हो रही है, यहां भी बात हो रही है डेथ वैली की। तो ये आपका अभिकथन जो है ये गलत है। देखिए, डेथ वैली जो है, डेथ वैली दांतेदार लवड़ी संरचनाओं के लिए जानी जाती है और डेथ वैली को डेविल्स गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। तो आपका अभिकथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका कारण बिल्कुल सही है। देखिए, डेथ वैली की जो लवड़ी संरचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा खुरदरी और घनी होती हैं और इसी वजह से इसको डेविल्स गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। डेविल्स गोल्ड कोस्ट पूर्वी कैलिफोर्निया में डेथ वैली नेशनल पार्क के भीतर मोजावी मरुस्थल में स्थित डेथ वैली के तल पर एक बड़े साल्ट पैन की तरह है। तो देखिए, यहाँ पर कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला। ए गलत है परंतु आर सही है। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? इथियोपिया, दक्षिण सूडान, जिबूती, सोमालिया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है। इसमें 4 देश शामिल हैं। इन 4 देशों में इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया आते हैं। तो ये 4 देश हैं, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया। दक्षिणी सूडान इसमें नहीं आता है। तो आपका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। नहीं, आंसर है आपका सी वाला। इसी के साथ हमारा ये
टेस्ट का पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारा कंटेंट मिलने के बाद भी आप पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि समय रहते आप लोग सचेत हो जाएं, समय रहते पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर इतना सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप इसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ये आपका दुर्भाग्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे और आगे से आप लोग वीडियो को देखेंगे भी और उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।